सूक्ष्म जीवाणुओं का सूक्ष्म जीवाणु के बारे में आप बहुत बार सुन चुके हो। ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा और कई बार राइजोबियम से तो आप पैदाइशी जो है सीड ट्रीटमेंट करते आए हो। वो क्या है? सूक्ष्म जीवाणु। अब कोई पूछे कि वो राइजोबियम का टीका क्यों लगाते थे? केवल गलती इतनी हुई कि जब हमने कहा, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि राइजोबियम से दलहनी फसलों के बीज को उपचारित करिए, तो उसी समय एक दिमाग खुल जाना चाहिए मेरा, क्यों उपचारित करिए? बोले इसलिए उपचारित करिए कि ये बैक्टीरिया बहुत फायदेमंद है, दलहनी फसलों की जड़ों में, नोड्यूल्स में इकट्ठा होकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन आता कि तो क्या ये कुछ तुमने लैब में बनाया है? बोले नहीं, जमीन से ही निकाल के लाता हूं। तो यहाँ जहाँ हमारा खेत है वहाँ भी है? बोले बिल्कुल होना चाहिए। तो बोले जब होना चाहिए तो इससे क्यों टीका लगाऊं? नहीं नहीं, तुम्हारे खेत में हो सकता है मर गया हो। क्यों मर गया होगा? अगर इतनी कवायद कभी हो गई होती ना, तो आज हम यहाँ ना खड़े होते। समझ गए बात को? हुआ क्या कि उधर बैक्टीरिया मर जाएं हमारी बला से, हमारा इंसेक्टिसाइड बिकना चाहिए, और इधर बैक्टीरिया डालना भी चाहिए। तो दो धंधे चलेंगे। इंसेक्टिसाइड वाला इंसेक्टिसाइड बेचेगा और बायो फर्टिलाइजर वाला बायो फर्टिलाइजर बेचेगा। और ये ठगी का खेल किसके साथ होगा? किसान के साथ और प्रकृति के साथ। आप सुनो, हम तो बड़े हो गए, जी भी लिए, हमारे घर में तो बच्चे हैं, अब हम तो मर जाएंगे। इसलिए इस विषय को हल्के में मत लीजिए। बच्चे हैं और नाती भी हैं, तो इस विषय को हंसी में मत उड़ाइए। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। इसलिए हमको ये तसल्ली से सीखना है, तसल्ली से समझना है, लोगों को सिखाना है, और यही सत्य है। इस सत्य को अगर आज नहीं जानेंगे तो कल हम बच्चों की कब्र खोद करके चले जाएंगे। अब आप देखिए क्या करते हैं लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, अभी ये दिमाग में है 1900 सारे कृषि की तुलना, सारी बातों की तुलना 1947 से करते हैं। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन 1947 में मेरे पास खाद्यान्न नहीं था। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, बस क्लियर हो गई। वो आप अब ये समझना ही नहीं है। मतलब 1947 में मेरे पास कुछ नहीं था और हम भूखों मरते थे। हमारे पास केवल 50 मिलियन टन था। फिर यूरिया आई, डीएपी आई, पेस्टिसाइड आए, फंजीसाइड आए, वीडीसाइड आए, इसलिए अब हम 300 मिलियन टन। ना, ये जो आजकल चल रहा है सही चल रहा है। तो क्या 1947 में देश पैदा हुआ था? हम 1947 के पहले का इतिहास क्यों नहीं खोजते हैं, जिसमें 17वीं शताब्दी तक क्या गाना था? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और एक गाना क्या है? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग, गमकोशों दूर हो जाते हैं खुशियों के कमल। दाने दाने पर लिखा है
आप इन चीज़ों को कहीं जेहन में नोट करिए ना। क्या कि हमारे देश को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, हमारे देश को सोने की चिड़िया का वाला भारत कहा जाता था ना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और जब ये यूरिया डीएपी पोटास कुछ नहीं थे, तब वो जो दिन याद करोगे तब आप एक दिमाग जाएगा कि आखिर क्या वजह थी यार उस समय हम दुनिया भर को खिलाते थे। अभी जानते हो क्या कहते हैं लोग, भैया हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन 1950 में अमेरिका से गेहूं आया था तब हमारा पेट भरा था। ये नहीं कहते कि प्रारंभ काल से लेकर के और 1850 तक, अंग्रेज़ों के आने के पहले तक हम दुनिया को खिलाते थे, हम दुनिया को खिलाते थे। तो वो वजहें क्या थीं? वो वजहें ये थीं कि हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि होती थी, भारतीय प्राकृतिक कृषि होती थी। अब भारतीय क्या है? भारतीय का ऐसे समझो, दाने दाने पर लिखा है, ये है भारतीयता। हमारे बुजुर्ग अभी कहते थे 40 साल पहले, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इवन कहानियाँ तो यहाँ तक हैं कि एक आदमी बाजरा बोने जा रहा था, रास्ते में चिड़ियाँ मिल गईं, तो उसने अपना बाजरा चिड़ियों को खवा दिया और झूठा बाजरा बो आया। बाजरा तो बचा ही नहीं उसके उसमें, लेकिन बाजरा बो आया, बाजरा वहाँ भी जमा, यहाँ चिड़ियों का पेट भी भरा। ये भावों की खेती थी, ये यथार्थ है, इसमें झूठ कुछ नहीं है। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। अच्छा, बंजर में घास कौन बोता है? अब जैसे बाजरा वाली बात पर एक आदमी कुतर करेगा, अरे साहब कैसी बात करते हो, हैं बाजरा का बीज बोएंगे नहीं, बाजरा कैसे जम जाएगा? तो बाजरा कैसे जम जाता है? जैसे नाना प्रकार के खरपतवार निरंतर जमते हैं और आप मारते रहते हैं और वो जमते रहते हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ये कौन सी प्रकृति की व्यवस्था है? ये है प्राकृतिक। आप दूब को, मोथा को, हिरणखुरी को, भथुआ को कितनी बार 2,4-D आइसोप्रोटोन से मारते हो, मरे, अगले साल फिर जमते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक। और इसके बारे में किसी ने क्या कहा है? जाको राखे मार सके ना। अब हम ये कहानी सुने अपने पूर्वजों से, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन फिर भी मारते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि अरे यार, जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको हम कैसे मार सकते हैं? लेकिन फिर भी हम अपने प्रयास करते हैं। टिड्डे को मार डालेंगे, तितली को मार डालेंगे, इल्ली को मार डालेंगे, करते हैं ना। तो जो प्राकृतिक कृषि है, प्राकृतिक कृषि में हमें ये नोट कर लीजिएगा, किसी भी जीव को मारने का प्रयास नहीं करना। नेचुरल वे में प्रकृति खुद मारती है। प्रकृति में व्यवस्था है कि मनुष्य का जो दुश्मनी करेगा ना, मनुष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसको प्रकृति खुद नष्ट कर देगी। लेकिन मनुष्य को खुद खिलवाड़ नहीं करना, अपने हाथ में नहीं लेना। मनुष्य के बारे में प्रकृति कितनी चिंतित है, आप जानते हो ना। परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, सुना है ना? हाथ उठाओ, हाँ कहो। तो ऐसे चुप मार के मत बढ़े, कोई ऐसा को थोड़ी कि साला उसमें आए वो गंगा घाट में किसी मुर्दा को फूंकने। बैठे रहो, जब साला जल जाएगा तो उठ के चल देंगे। हंसिए, मुस्कुराइए। प्रकृति में हमें किसी को नहीं मारना, प्रकृति खुद अपने आप व्यवस्था कर लेती है। और जब हम प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। जैसे
आपने कभी तितली को कभी मारा किसी ने? नहीं मारा। आपने कभी तितली को नहीं मारा, लेकिन तितली मर गई। मधुमक्खी को मारा कभी किसी ने? मर गई। अब देखो, ऐसे सीखना चाहिए। जैसे मैंने बताया, राइजोबियम जब आया था तो मेरे मन में प्रश्न आना चाहिए था कि राइजोबियम से साहब क्या चीज़ है साहब, इससे हम सीड ट्रीटमेंट क्यों करें साहब? तो अगला व्यवस्था ये थी, अगला कहता नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो आप थोड़ा सा कहते क्यों करूँ साहब, बताओ तो, मैं BSc हूँ। तो ऊपर बताता कि साहब हम इसका राइजोबियम का प्रचार नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले FS लोग जो है वो बजी प्रश्न पूछते, मेरे पास उत्तर नहीं है। तो फिर जिसने लॉन्च किया था ना, उसके दिमाग में आता कि इस हकीकत को समझाना चाहिए लोगों को, लेकिन साहब हमने प्रश्न नहीं किया तो हकीकत पता नहीं चली। इसी प्रकार आप देखिए कि आप सरसों में माहू को मारने के लिए और आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे थे, और उसी समय मधुमक्खियाँ सरसों के फूलों में मधुरस लेने जा रही थीं। आप दवा डाल के आए थे माहू के लिए और मर गई मधुमक्खी। दवा डालने गए थे इल्ली के लिए चना मटर में और मर गई तितली। और फिर क्या कहते हैं, ये तो पर परागित फसल है, इसमें तो परागण की क्रिया का काम तितलियां और मधुमक्खियां करती हैं। अब बताओ आप भाई मेरे, तितली मधुमक्खी पर परागण की क्रिया का काम करती हैं, लेकिन तितली और मधुमक्खी को आपने कब का मार डाला। इसीलिए कई बार हम लोग किसान कहता है पर परागित फसलों के केस में कि साहब फसल इतनी बेहतरीन थी कि कुछ मत पूछो, लग रहा था इस बार गोदाम पूरा अनाज से भर जाएगा। लेकिन साहब पता नहीं क्या हुआ, वो दाने कम पड़े। तो दाने क्यों कम पड़े? जिस फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया वहाँ दाना पड़ गया, जिस फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हुआ वहाँ दाना नहीं पड़ा। अब एक कितनी विकराल समस्या है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक जो है ना वो इस बात को उठाता नहीं है, क्योंकि मतलब आफत उसी पर आएगी। तो ये जो ये तो मैंने तितली मधुमक्खी बताई। और सूक्ष्म जीवाणु कितने हैं देखिए। आप पढ़ते हैं ग्रंथ 84 लाख योनियाँ, ये पढ़ा है ना किसी ने कि इस धरती पर 84 लाख योनियाँ प्रकृति ने बनाई। और मनुष्य कितनी योनियों को जानता है? 90,000 जीव जगत की इकाइयों को, 45,000 वनस्पति जगत की इकाइयों को, जिसमें आपका ये मलेरिया और डेंगू और कोरोना भी शामिल है। मतलब सूक्ष्म जगत के जितनी भी बीमारियां फैलाने वाली चीज़ें ना, वो भी उसमें सम्मिलित हैं। और हैं कितनी? 84 लाख। और हम कितने को जानते हैं? 90,000 जीव और 45,000 वनस्पतियाँ। एक 1,35,000। अब 82 लाख और 65,000 कहाँ गए? इनको कौन जानेगा, कब जानेगा? तो जो चीज़ हमें दिखी ही नहीं, जो चीज़ हमें दिखी ही नहीं, हम उसका नामकरण संस्कार कैसे करेंगे? जो चीज़ जन्म लेके आ जाएगी, जब बच्चा जन्म लेके आ जाएगा तभी तो उसका प्यारे लाल नाम रखाएंगे। बोलो। तो जो चीज़ हमने देखी नहीं उसका नामकरण संस्कार किया नहीं, जबकि चीज़ें हैं। अभी तो 82,65,000 हैं और ये हम जिंदगी बीत जाएगी, हम कभी जान नहीं पाए, क्योंकि इतनी बड़ी, कहते हैं करोड़ों साल हो गए इस मनुष्य को इस धरती पर। करोड़ों सालों में कितना जान पाया है?
1,45,000। और मार कितने को डाला पता नहीं, 40 लाख मर गए कि 45 लाख मर गए या इसके अलावा सब मर गए, पता ही नहीं है। इसलिए प्राकृतिक कृषि में इसलिए हमें लौटना है और हमारा ये कर्तव्य है कि प्रकृति की व्यवस्था में परमात्मा है, प्रकृति की व्यवस्था में भगवान है और मैं भी प्रकृति की व्यवस्था में ही जीता हूँ। इसलिए प्रकृति की रखवाली, प्रकृति के प्रति वफादारी, प्रकृति के प्रति पूजा, ये मेरा, यही तुम्हारा कर्तव्य है और कोई कर्तव्य तुम्हारा है ही नहीं। लेकिन समस्या ये, मैंने यही कर्तव्य नहीं किया और सारे कर्तव्य कर डाले। गलत कह रहा हूँ? मैंने मतलब मंदिर भी जाऊंगा, यज्ञ भी करूंगा, सत्यनारायण की कथा भी सुनूंगा, मंदिर में दीपक भी जलाऊंगा, घंटा भी बजाऊंगा। और मंदिर का संबंध किससे है? भगवान से। तो भगवान के जो काल्पनिक स्वरूप है ना, उसको तो मैं खूब मानूंगा, और जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है उसको मैं नहीं मानूंगा। तो भगवान भी कहता है मत मान, मेरी बला से तू मर जाएगा, हम फिर जिंदा हो जाएंगे। भाई भगवान मेरे भरोसे तो है नहीं, प्रकृति मेरे भरोसे तो है नहीं। और प्रकृति तो जिस दिन ये 7.5 अरब जो धरती पर इंसान है ना, अगर वो सब एक दिन में नष्ट हो जाए, मर जाए, तो आप कल्पना करो प्रकृति रोएगी कि मुस्कुराएगी? बताओ, रोएगी ना? प्रकृति रोएगी कि मुस्कुराएगी? रोएगी। क्यों रोएगी? मेरा दुश्मन मर गया। प्रकृति मुस्कुराएगी क्योंकि प्रकृति के वो लूटने वाले सब मर गए। अब ना कोई पानी लूट रहा है, ना कोई तितली को मार रहा है, ना कोई पेड़ को काट रहा है, ना कोई नदिया में बंधा बना रहा है। नदी अपना निरंतर कल कल बह रही है, तितली मधुमक्खी हर्षोल्लास में है, ना कोई तोते को पिंजड़े में बंद कर रहा है। तो आदमी के मरने से प्रकृति मुस्कुराएगी, और प्रकृति मुस्कुराएगी तो मतलब ये हुआ कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं। जैसे पत्नी की नहीं पटती, एक पति मारता है रोज बीवी को, भाई साहब 10 साल हो गए पिटते पिटते, और एक दिन उसका पति एक्सीडेंट में मर गया। तो हकीकत की बात कहानी जानते हो, वो रोती तो है समाज को दिखाने के लिए, लेकिन ये सच है, आप मानो या ना मानो। भाई वो क्यों रोएगी? रोज साला डंडे से पिटाई होती थी, गाली गलौज होता था, वो क्यों रोएगी? वो तो इसलिए रो रही है कि लोग ना कहें कि इसने एक्सीडेंट करवाया है, इसलिए रो रही है। भाई सीधी सीधी बात है यार, जैसे मान लो किसी एफएस को किसी ने परेशान कर दिया, जिस अधिकारी ने, कोई भी XYZ, और फिर वो अधिकारी सस्पेंड हो गया, कहा जाएगा ना। बस सीधा सीधा रिलेशन है कि जैसा व्यवहार होगा उसी प्रकार से प्रतिक्रिया आएगी। तो चलिए, तो ये जो विषय है सूक्ष्म जीवाणुओं का है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जो 82,65,000 बच गए हैं उनमें ज़्यादातर सूक्ष्म ही हैं, क्योंकि जो नंगी आँखों से दिखने वाली चीज़ें होती वो अब तक आदमी ने देख ली होती। सही बात है। अब ये सूक्ष्म जीवाणु हैं,